हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो सीरीज शुरू किए थे, आज उसका तीसरा पार्ट है। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में शामिल किया गया। देखिए, मेंडलीव जी ने जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उन्होंने कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया गया। क्यों खाली छोड़ा? क्योंकि जो पहला तत्व उन्होंने रखा और उसके बाद वाला जो तत्व रखा, तो इसका जो गुण था वो पहले वाले तत्व से नहीं मिल रहे थे। इस कारण से उस जगह को खाली छोड़ा गया और उन्होंने कहा कि ये जो इस जगह पे जो जगह खाली छोड़ा, तो उस जगह पे जो तत्व आएगा वो जो उसको पहले वाले तत्व के नाम से के पहले इका लगा के उसका नाम रखा जाएगा। उस वक्त कुल 63 एलिमेंट मालूम चला था। मेंडलीव जी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप और पीरियड में एलिमेंट को रखना शुरू किया। इससे पहले डोबेनाइनर जी आए जिन्होंने ट्राइड दिए। उसके बाद न्यूलैंड जी आए, उन्होंने अष्टक का नियम दिया, लेकिन किसी ने भी पीरियड और रो में इनको सजाना शुरू नहीं किया। इसी कारण से मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियडिक टेबल कहा गया। इन्होंने जो पीरियडिक टेबल बनाया था उनमें कुल 8 ग्रुप और 6 पीरियड थे, और आज के आधुनिक पीरियड टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं। उन्होंने जो 3 स्थान खाली छोड़े थे, उन्होंने एक बोरॉन के बाद, एक एल्युमिनियम के बाद और एक सिलिकॉन के बाद। बोरॉन के बाद जो स्थान खाली छोड़ा था उनके लिए उन्होंने नाम दिया था इका बोरॉन, और उसके जगह पे जो एलिमेंट खोजा गया वो था स्कैंडियम। एल्युमिनियम के बाद जो जगह खाली छोड़ा था उसके लिए उन्होंने नाम दिया था इका एल्युमिनियम, और अब जो तत्व खोजा गया वो था गैलियम। इसी तरह से सिलिकॉन के बाद जो जगह खाली छोड़ा गया था उन्होंने नाम दिया था इका सिलिकॉन, और अब जो एलिमेंट खोजा गया उसके जगह पे वो था जर्मेनियम। और स्कैंडियम के जो गुण हैं वो बोरॉन से मिलते हैं, गैलियम के जो गुण हैं वो एल्युमिनियम से मिलते हैं, और जर्मेनियम के जो गुण हैं वो सिलिकॉन से काफ़ी हद तक मिलते हैं। तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। देखिए, जड़त्व यानी कि मास, जड़त्व का डायरेक्टली रिलेशन है मास से। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा जड़त्व। रेलगाड़ी और हवाई जहाज़, इसका मास सबसे ज़्यादा है, इसका जड़त्व भी सबसे ज़्यादा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू गोली की रिस्पेक्ट में। तो न्यूटन के थर्ड लॉ कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। अगर बंदूक से गोली चलाई गई तो बंदूक के द्वारा गोली पे किया गया कार्य और गोली के द्वारा बंदूक के द्वारा किया गया कार्य एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, अगर गोली की काइनेटिक एनर्जी बंदूक से ज़्यादा होगा, इस कारण से बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगा गोली से कम होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोली से कम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पे निर्भर करते हैं।
तो वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाइस, ये क्वेश्चन करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि जो हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 12 में गलती से हमने अवतल दर्पण की जगह पे उत्तल दर्पण का फिगर बना दिया था। प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। शेविंग मिरर, डेंटिस्ट का मिरर और वाहन की हेडलाइट, इन तीनों में ही अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो रियर व्यू, गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उत्तक का उदाहरण है। अस्थायी उत्तक जाइलम अस्थायी उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होता है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, या फिर जब कोई वस्तु गति की अवस्था में रहता है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है तब तक जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर कार्य न करे। तो डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलता है। बल का मान, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाइड ना हो, बल का मान नियत होगा, नगण्य होगा, तो वस्तु नियत गति से चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से जाती है। मूत्रमार्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। एक चींटी के डंक में, चींटी कह ले या फिर तितैया कह ले या फिर मधुमक्खी कह ले, इन सब के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH। इसी को मिथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। 10वां क्वेश्चन है, डैश बहुत कमज़ोर बच्चों को जन्म देता है। कंगारू एक बहुत ही कमज़ोर बच्चे को जन्म देता है। इसी कारण से कंगारू अपने बच्चों को पेट पे लेकर के और घूमता रहता है। दूसरे और तीसरे आवर्त में है। देखिए, दूसरे और तीसरे आवर्त में है। पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32। तो बोला गया कि दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट हैं, 8 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। कहा गया है कि एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है और बर्फ है। कहा गया कि पानी में ज़्यादा ऊर्जा होता है बर्फ की तुलना में। क्यों? देखिए, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ इसका आंसर करेंगे। चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। अगर पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो वो पानी में ही रह जाता है, वो पानी ही रहता है।
उसका स्टेट चेंज नहीं होता है, वो पानी ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये गलत हो जाएगा। चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। बिल्कुल, बर्फ के कण जब ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ऊष्मा ऊर्जा इन्होंने लिया, बर्फ ने जो लिया, वो किस में आ गया? पानी में। इस कारण से पानी का जो ऊर्जा होता है बर्फ से ज़्यादा होता है। एक बात बता देते हैं, जब भी कोई स्टेट चेंज होता है, जैसे कि पानी है, पानी से बर्फ़ बना, तो ये जो बनने के ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर रहता है ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। नंबर 13, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। 2 या इससे अधिक एटम मिलके एक अणु या मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन कहा गया है, अणु का गठन करने वाले यानी कि मॉलिक्यूल का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या, बहुत सारे जो परमाणु की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है, इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणुकता। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में उस समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। सभी तत्व गैस हैं, ये समूह 18 आता है, जिसको अक्रिय गैस या नोबेल गैस समूह कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा गैसेस आता है? तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और ऑग्नेशियम, ओजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बल युग्म में होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंडों पर लगते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, न्यूटन के थर्ड गति के तीसरे नियम के अनुसार ये कहा गया है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। अगर हम दीवार को प्रेस करेंगे या धक्का देंगे तो दीवार भी मेरे हाथ पे धक्का देगा, यानी कि अगर हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार भी मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है। इस सिद्धांत से हम यह निकाल सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया जो भी लग रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट में, वो अलग अलग पिंडों पे लग रहा है। जैसे कि दीवार एक अलग पिंड है, मेरा हाथ एक अलग पिंड है, और दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंडों पे लगते हैं? नहीं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है, जिसे क्रमागत विकास कहा जाता है। नई प्रजातियों का गठन होता है, इसे क्रमागत विकास कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? जॉन डाल्टन ने कहा था कि कोई भी पदार्थ बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है, बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। ध्वनि
हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें डैश प्रदान करती है, हमें संवेदना प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को यह समय है, तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। गति, औसत गति, चाल बोल लो या गति बोल लो, औसत गति होगा। अगर यहीं पे इकाई समय में विस्थापन रहे तो वो हो जाएगा वेग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्थिति में अभिलंब मतलब नॉर्मल, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक सतह पर होते हैं? गाइस, अगर हम लोग बात कर लें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का या फिर परावर्तन के नियम का, तो इस नियम के अनुसार दो नियम दिए गए। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक प्लेन पे होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होती हैं। दूसरा नियम कहा गया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल ये दोनों का मान सेम होता है। इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव रे, ये दोनों का मान सेम होता है। ये कहा गया है अपवर्तन और परावर्तन दोनों में। ये अपवर्तन में भी सेम नियम लागू होगा और ये परावर्तन में भी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन करवाता है। जिब्रेलिन ये बीज को अंकुरित कराने का काम करता है। एब्सिसिक अम्ल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीज से पौधे को जन्म होने से रोकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन ये ग्रोथ करवाता है सनलाइट की ओर पौधे को। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। प्रोटॉन में भी सेम आवेश ही होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश में तंतु या फाइबर नहीं होता है। किडनी में होता है, ब्लड में नहीं होता है, हार्ट में होता है, लीवर में भी होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ब्लड। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखता है? परमाणु क्रमांक 17 ये हेलोजन ग्रुप का है। इसमें इस ग्रुप में कौन कौन सा तत्व आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन इसका होता है एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन इसका 17 जो यहाँ पे दे रखा है, ब्रोमीन इसका 35, आयोडीन इसका 53 और एस्टेटिन इसका 85। यहाँ पे आंसर 35 ये ब्रोमीन का हो जाएगा, ये ब्रोमीन का हो जाएगा। जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक
समरूप अंग, एक मिनट, यहाँ पे समरूप अंग और समजातीय अंग, ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समरूप अंग। चलिए आइए देखते हैं समरूप अंग किसे कहा जाता है। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा दिखने में भी समान है लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती, इसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती, उसे समरूप अंग कहा जाता है। जैसे कि कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, चने की पौधे तथा मटर के पौधे के प्रतान और चने के पौधे तथा अंगूर के बेल के प्रतान। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिन अंगों में मूल संरचना भिन्न होते हैं लेकिन दिखने में समान होते हैं और उसके कार्य भी समान होते हैं, उसे समरूप अंग कहा जाता है। अगर यहाँ पे समजातीय अंग की बात कर लें, समजातीय अंग की, वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य भिन्न होता है, समजातीय अंग कहलाता है। जैसे पक्षी के पंख और घोड़े की अग्रपाद, मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद, मेंढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा। मान लेते एक पिंड है, इस पे इस ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है और इसके दूसरे ओर भी 10 न्यूटन का फोर्स, सेम फोर्स लगाया गया है। तो ये फोर्स दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा और जो नेट फोर्स आएगा वो हो जाएगा जीरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? उसे समान वृत्तीय गति कहा जाता है। समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जब कोई पिंड एक वृत्तीय पथ में घूम रहा होता है तो इसकी जो गति होता है वो समान होता है, इसकी गति समान होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करते वेलोसिटी की, वेग की, तो जब ये घूमता तो इसके वेलोसिटी हर डायरेक्शन में चेंज होते रहता है, तो इसके वेलोसिटी चेंज हो जाता है जबकि गति समान रहता है। अगला क्वेश्चन, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है? जब किसी मेटल पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो केवल क्लोराइड तैयार होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस और लौह ऑक्साइड तैयार होगा। हाइड्रोजन गैस और लौह ऑक्साइड तैयार होगा। ये डी नंबर है, केवल हाइड्रोजन गैस तैयार होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन ग्रोथ करवाता है, सूर्य की रोशनी जिधर से आएगा उसी ओर। ऑक्सिन, माफ कीजिएगा, जिब्रेलिन ये बीज को अंकुरित करवाता है। ऑक्सिन ये ग्रोथ करवाता है सूर्य की रोशनी की ओर। एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ को रोकता है, सीड को अंकुरित होने से रोकता है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है?
जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती, इसे तनुकरण या डाइल्यूशन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तनुकरण। दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।